चलिए देखिए, बात करते हैं आज हम लोग वर्ब। चलिए वो बात करते हैं वर्ब पे। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, जो कार्य को करना या होना बताता है उसी को हम लोग क्रिया कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है। इंग्लिश में डेफिनेशन इसका होता है ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। ये दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, ध्यान दो थोड़ा सा। 2 मिनट बोल के देख लिया, चेक कर लीजिएगा। हाँ देखो, एक मेन वर्ब होता है जिसको हम लोग मुख्य क्रिया कहते हैं। आ रहा क्लियर? और एक आपका होता है एक्सिलरी वर्ब। देखिए हम लोग कार्य का करना होना जिससे पाया जाता है, जिस क्रिया से, उसकी बात कर रहे हैं। ये दो तरीके के होते हैं, टू काइंड्स होते हैं। एक का मेन वर्ब होता है, दूसरा हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है। ध्यान दो, मेन वर्ब जो होता है एक कार्य का करना बताता है, वाक्य में कौन सा क्रिया हो रहा है ये बताता है। इसके दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एक होगा। दूसरा हमारा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। बात ना करें, सकर्मक क्रिया। इसको हिंदी में करेंगे हम लोग अकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को कैसे पता करोगे कौन ट्रांजिटिव है कौन इंट्रांजिटिव है? हाँ, जैसे लिखा है सी प्लेज डेली, सी प्लेज डेली। अगर लिखा है सी प्लेज डेली, अब आपसे कोई पूछा जाए कि कौन सा क्रिया हो रहा है इसमें, तो इसमें प्लेज का क्रिया हो रहा है, खेलने का क्रिया हो रहा है। आपको पता हो गया इसमें वर्ब का काम जो कर रहा है वो प्लेज कर रहा है, प्ले कर रहा है। अब आपको डिसाइड करना है ये मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब जो होता है यही बताता है कि क्रिया कौन सी हो रही है। जैसे इस समय मैं अभी कोई क्रिया कर रहा हूँ, कौन सा क्रिया कर रहा हूँ? पढ़ाने का, टीचिंग। आप भी एक क्रिया कर रहे हो, कौन सा? पढ़ने का, स्टडिंग। ठीक है, जो भी हो, देखने का, जो भी क्रिया हो, पढ़ने का, देखने का, बैठने का, तो वो मेन वर्ब हो जाएगा, जो कार्य का करना बताएगा, एक होना बताएगा। एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये होना बताता है, एक करना बताता है। जिसके अंत में ना शब्द आके जुड़ जाएगा ना, समझ जाना, वो आपका क्रिया हो गया, वो अर्थ देने लगे। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, धोना, आना जाना, नहाना, ये सब टोटल वर्ब है। वो भी कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के साथ अब ये देखना होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब। इफ द मेन वर्ब हैज ऑब्जेक्ट दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव, and if the main verb has not object it will be called intransitive। अभी मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहोगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसे इंट्रांजिटिव कहोगे। अब यहाँ पे पता करना है कि इसमें ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ये पता करने के लिए उसी वर्ब से हमें पूछना होता है, व्हाट लगाकर या whom लगाकर। जब हम मेन वर्ब से व्हाट या whom लगाकर पूछते हैं तो तब यह हमें ऑब्जेक्ट बता देता है। ठीक है, अगर व्हाट लगाने पे उत्तर दे रहा है तो समझ लो ऑब्जेक्ट है, whom लगाने पे उत्तर दे रहा है तो समझ लो ऑब्जेक्ट है, नहीं दे रहा है तो समझ लो ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसको हम लोग कौन सा वर्ब कहेंगे? इंट्रांजिटिव। अभी कह रहा है ही प्लेज डेली, हम पूछ रहे हैं ना व्हाट प्लेज, व्हाट प्लेज डेली, उत्तर मिल रहा कुछ? कोई उत्तर नहीं मिल रहा। भाई क्या डेली खेलती है वो, कुछ नहीं पता है ना, तो इसका मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है। ए प्लेज हमारा कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब तो है, मेन वर्ब के साथ साथ इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हुआ? अगर ये इस तरह लिखा होता, सी प्लेज फुटबॉल
डेली। अब आपसे कोई पूछे इसमें वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है, तो आपका जवाब होगा सर मेन वर्ब का काम कर रहा है प्लेज। अब मेन वर्ब तो पता हो गया, अब ये बताना है कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो आप कहोगे सर ये ट्रांजिटिव है क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट प्लेज डेली, तो आप बता देगा फुटबॉल। उत्तर मिल रहा ना, तो उत्तर मिल जा रहा है, यही आपका ऑब्जेक्ट है, जो उत्तर मिलता वही ऑब्जेक्ट होता। अगर मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ? अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्लेज हियर, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज प्लेज हियर, इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले मेन वर्ब पता करना है, फिर उसके बाद आपको ये पता करना है ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव, नहीं ऑब्जेक्ट होगा तो इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपके पास दो वर्ड है, व्हाट है और होम है। ये भी मेन वर्ब से ही क्वेश्चन करेगा। अगर उत्तर दे देगा, ए वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है, ए वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है। एक ही वाक्य में कभी कभी दोनों ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। कैसे देखिए, अगर ऐसे लिखा है ही टीचेज मी साइंस, अब आपसे कोई पूछे इसमें मेन वर्ब कौन कर रहा है, तो मेन वर्ब टीचेज है। ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, क्वेश्चन करिए व्हाट टीचेज, व्हाट टीचेज, whom टीचेज मी, दोनों उत्तर दे रहा है। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट है। ए वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपको पता करना होगा इसमें मेन वर्ब कौन है, फिर डिसाइड करना होगा कि मेन वर्ब में ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव। बात खत्म। इंट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव में कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट वाला सजीव होगा, डायरेक्ट वाला निर्जीव होगा और इनडायरेक्ट वाला सजीव होगा। अब समझ में आया? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। एक्जुलरी वर्ब जो होता है, इसका दूसरा नाम होता है जो, इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह लेते हैं। अदर नेम इज हेल्पिंग वर्ब आल्सो। ये दो तरीके के होते हैं एक्जुलरी वर्ब। एक को हम लोग प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी। दूसरे को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। इसी को दूसरा नाम भी दे देते हैं मॉडल वर्ब। प्राइमरी में तीन भाग होते हैं। एक का नाम होता है टू बी, एक का नाम होता है टू डू, एक का नाम होता है टू हैव एंड टू हैव। टू बी के अंदर जो भी आते हैं, पांच लोग आते हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। टू डू के अंदर तीन आएंगे, डू, डज और डिड। और टू हैव के अंदर भी तीन आएंगे, हैज होगा, हैव होगा, हैड होगा। अब बचा आपका सेकेंडरी वर्ब या मॉडल वर्ब। ये टोटल इनकी संख्या कितनी होती है मालूम है? हाँ 13 होती है। वेरी गुड। टोटल इनकी संख्या 13 होती है मॉडल वर्ब की। देखिए ये आपका कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, सेल हो गया, हाँ शुड हो गया, मस्ट हो गया, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया एंड आउट टू हो गया। ये 13 हो गए होंगे। 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13। देखिए इतने सारे वर्ब मिलेंगे। ये जो मॉडल वर्ब होते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा, ये मॉडल वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लिखा जाता। इनके साथ कभी भी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं लिखे। जब पैसिव वॉइस में तो आ सकता है, लेकिन एक्टिव वॉइस में इनके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं लिखे जाते हैं। और ये टेंस के साथ काम नहीं करते। लेकिन ये जो होता है ये अकेले भी काम कर लेते हैं प्राइमरी वर्ब, और मेन वर्ब के साथ भी काम कर लेते हैं। ये जो होता है इनके साथ मेन वर्ब हमेशा होना चाहिए। 2-3 वर्ड हैं ऐसे, जैसे डेयर हो गया, नीड हो गया, इनको नहीं जरूरत पड़ती है मेन वर्ब की कभी कभी, लेकिन ये आपके हमेशा मेन वर्ब के साथ काम करेंगे। और ये अकेले भी काम कर लेते हैं मेन वर्ब के साथ। जैसे अकेले कैसे काम करेंगे देखिए ध्यान से। जैसे लिखा आई एम ए टीचर। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें वर्ब कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सर वर्ब एम है। विदाउट वर्ब एनी सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया जा सकता एट एनी रेट। वो वर्ब होगा ही होगा, कोई ना कोई वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, एक्सुलरी वर्ब में हो, प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी होगा, कोई ना कोई होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये जो प्राइमरी वर्ब का टू बी है ना, एम, इसी को मेन वर्ब कहते हैं। जब मेन वर्ब वो नहीं रहता ना, एक्शन वर्ड नहीं होते हैं, तो एक्सुलरी वर्ब को ही मेन वर्ब कह लिया जाता है। अब समझ में आया? अब आपसे इसमें पूछे कि इसमें मेन वर्ब कौन है, आप कहोगे सर एम है। लेकिन अगर इस तरह लिखा होता आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, व्हाट इज मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस? अब इसमें मेन वर्ब कौन है? तो आप कहोगे सर जो क्रिया कर रहा है वो मेन वर्ब है। टीचिंग यहाँ मेन वर्ब हो गया। एम क्या है? एम अब आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आया समझ में? तो देखिए जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो ये सारे आपके मेन वर्ब बन जाते हैं। लेकिन अगर मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब है तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब आया समझ में? ये अकेले भी काम कर लेते हैं और मेन वर्ब के साथ भी काम कर लेते हैं। आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सिंटेक्स के थ्रू देख लो ध्यान से। आपको पता होना चाहिए मेन वर्ब इसमें कौन है, और एक्सुलरी वर्ब में मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन है, और मॉडल वर्ब कौन है। इतना ये सारी चीजें पता हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ नियम भी लिखवाऊंगा अभी, ठीक है? तो ये सारी चीजें पहले नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। इधर आपको रूल में बताया जा रहा, पहला रूल है, फर्स्ट रूल इज, हमने आपको बताया कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा होगा, रूल में लिखा है अभी भी कि जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा ना वो प्लूरल वर्ब आएगा। या दो नाउन एंड से जुड़ा होगा तो उसके साथ भी जो वर्ब आएगा प्लूरल आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। जैसे लिखा हो द बॉय एंड द गर्ल, the boy and the girl is going to picnic। देखो ये सही है कि गलत है? नियम जो अभी मैंने बताया कि दो नाउन अगर होगा और वो एंड से जुड़ा होगा, अगर केवल एंड से जुड़ा होगा, तो इसके साथ जो आगे वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। इज हमारा प्लूरल वर्ब नहीं होता है, ये सिंगुलर वर्ब होता है। तो इज के साथ प्लूरल वर्ब क्या होता है? इज का प्लूरल क्या होता है? आर होता है। तो ये पूरा हो जाएगा द बॉय एंड द गर्ल आर गोइंग टू पिकनिक, ये सही होगा नाउन। उसी तरह दो प्रोनाउन भी अगर एंड से जुड़े हों, जैसे यू और आई प्रोनाउन है, इसको भी एंड से अगर जोड़ लिया तो इसके साथ भी आपको प्लूरल वर्ब ही लाना है। यहाँ एम नहीं आना चाहिए, यहाँ आर आना चाहिए। यू एंड आई आर वॉकिंग इन द गार्डन। ये क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि दो लोग मिलकर किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करते हैं, उसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। दो नाउन होंगे, जैसे यहाँ प्रिंसिपल एक नाउन है,
एक नाउन मैनेजर है। ये दोनों आदमी अलग अलग हैं कि एक ही हैं? ये दोनों एक भी हो सकते हैं। बात को समझना है। अगर ये दोनों एक ही होंगे जब, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। अगर ये दोनों अलग अलग होंगे तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये डिसाइड कौन करेगा? ये आर्टिकल डिसाइड करेगा। अगर दोनों के पहले अगर आर्टिकल है तो समझ लो कि प्रिंसिपल कोई और है, मैनेजर कोई और है। अगर केवल पहले वाले से पहले आर्टिकल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी प्रिंसिपल है वही आदमी मैनेजर भी है। एक आदमी दो पोस्ट संभालता नहीं है क्या? हो जाता है ना। तो ऐसे कंडीशन में यहां पे हैव नहीं लगा सकते हो आप। यहां पे दोनों व्यक्ति एक हैं, क्योंकि आर्टिकल केवल पहले वाले से पहले लगा है। यहां पे देखिए, यहां भी आर्टिकल द लगा है और यहां भी आर्टिकल द लगा है। इसका मतलब प्रिंसिपल कोई और आदमी है और मैनेजर कोई और आदमी है, इसलिए यहां पे क्या लगाया? वर्ब प्लूरल लगाया। होना चाहिए ना, नहीं तो गलत हो जाता। अब देखिए, अब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। एग्जाम में कैसे देगा? देख लो ध्यान से, ऊपर वाला मिटा रहा हूं दोनों। एग्जाम में ऐसे देगा, देखिए इसको भी हटा दो उसको। The doctor and hospital in charge the doctor and hospital in charge have not come yet. The doctor and hospital in charge have not come yet. अभी नहीं आए हैं। डॉक्टर और जो हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं अभी आए नहीं है। तो अब यहाँ पे हैव लगा दिया, देखिए ध्यान से, क्या है? सही है। अभी इसकी इस हैव के अनुसार ये हुआ कि डॉक्टर कोई और है, हॉस्पिटल इंचार्ज कोई और है, लेकिन हम कैसे माने? क्योंकि यहां भी आर्टिकल होता तब ना मानते हम कोई और है, नहीं तो हम ये समझेंगे। अब इसको सही करने के लिए दो तरीका है आपके पास। कौन कौन से दो तरीके हैं? या तो आप इस हॉस्पिटल के पहले द लगा दीजिए, या तो इस हैव को बदल के हैज कर दीजिए। दो तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं कि द डॉक्टर and the hospital in charge have not come yet, ये सही हो जाएगा। और अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिखोगे द डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल इन चार्ज हैज नॉट कम yet। ये समझ में आया? ये आता, बहुत बार आता है एग्जाम में, इसको ये समझ लेना। आपको ये समझना है कि अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप दोनों के पहले आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल में ए एंड द तीनों आएंगे, ठीक है। अब देखिए एक और, देखिए जैसे हमने अभी लिख रहा था, आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काऊ। बहुत ही आनंददायक क्वेश्चन है। देखिए फिर लिख रहा है, आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काऊ। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है? बहुत ज्यादा अंतर है। हाँ, अच्छा वही लिख दिया। अच्छा
आयशा ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए अब देखिए, है तो अंतर ए का केवल, लेकिन अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। ऊपर वाला कह रहा आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, दूसरा वाला कह रहा हाँ। अभी देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है। कह रहा आई सा ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ एंड आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। इस दोनों का मतलब जो समझ जाएगा, कौन बताएगा मतलब? आप बता दो, चलो। हाँ, दोनों का मतलब बता दो क्या होगा। फिर पहले का मतलब ये हो गया कि मैंने एक ही गाय देखा जो काली भी थी और सफेद भी थी। हाँ, और दूसरे में? और दूसरे का मतलब ये हुआ कि हमने दो गाय देखी, एक काली भी थी और एक सफेद भी। हाँ, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अभी इसके कहने का तात्पर्य है, देखिए यहाँ भी ए ब्लैक और ये यहाँ पे केवल लगाया है आर्टिकल, देखो ध्यान से, केवल ब्लैक के पहले लगाया है। बात को समझो, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ केवल आर्टिकल लगा है, इसलिए मतलब गाय एक ही है, यहाँ पे एक गाय है। वही गाय काली भी है, वही गाय सफेद भी है, लेकिन यहाँ पे गाय दो हैं। देखो गाय यहाँ दो हो गई। एक गाय हमारी क्या है, काली है, और एक गाय हमारी सफेद। ये आर्टिकल का अंतर, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया तुरंत। तो आप समझते हो कि आर्टिकल का क्या मतलब? आर्टिकल का बहुत मतलब होता है। ए वो अर्थ में अनर्थ कर देगा, पूरा बदल देगा। इधर क्लियर हुआ ना? इतना उतार लो, बाकी का भेजो।